लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद इस देश को आरएसएस पर शिकंजा कसने वाला नेता मिल गया है। जी हां, प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आरएसएस को पत्र जारी कर कर 1 महीने के अंदर जवाब मांगा है कि आप अपनी संपत्ति, अपनी आय कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितने सदस्य हैं, कहां कहां आपकी शाखाएं लगती हैं, उसका ऑफिशियली डाटा दीजिए। सोचिए, इस देश में, आजाद भारत में आज तक सिर्फ एक संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका जो कानून के दायरे में नहीं आता है, जो संविधान से भी ऊपर है। सोचिए, संगठन तो तमाम है जो चंदा लेते हैं, लेकिन सब रिकॉर्ड रखते हैं और रिकॉर्ड का सारा ब्यौरा जो है वो सरकार को देते हैं। लेकिन आरएसएस, जिसके ना मेंबरों की कोई तादाद पता है, लेकिन आरएसएस वाले दावा करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। कहते हैं कि हम कल्चरल एक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, हम कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। तो संगठन ऐसे ईसाइयों में भी है, मुस्लिमों में भी है और सिखों में भी है, सब रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन आरएसएस को ऐसी छूट क्यों दी गई? और लग रहा है कि जैसे अब कांग्रेस अपनी पुरानी गलती सुधार रही है। सोचिए, खड़गे ने साफ कहा है, और मीडिया देखिए, गोदी मीडिया बजाय आरएसएस के सवाल करने के वो प्रियांक खड़गे से सवाल कर रही है कि आप क्या कहेंगे। प्रियांक खड़गे ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है, भाई सवाल मैंने पूछे हैं, मैंने पूछा है आरएसएस से कि आप हमें बताइए आपकी कितनी शाखा है, कितने मेंबर है, आपको फंडिंग कहां से आती है, कुछ ब्यौरा दीजिए और आपको देना पड़ेगा। लेकिन मीडिया मुझी से सवाल कर रही है। सवाल तो उनसे करना चाहिए जिनको मैंने सवाल पूछे हैं। तो सोचिए, मीडिया जो है किस तरीके से आप ही को सवालों में उलझा कर रख देती है। लेकिन प्रियांक खड़गे ने वो कर दिखाया है जो आजाद भारत के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद प्रियांक खड़गे कर रहे हैं। सोचिए, अगर ये काम पहले हो गया होता तो शायद आज जो है देश की स्थिति ऐसी ना होती। मैं आपको प्रियांक खड़गे का वो लेटर जो उन्होंने जारी किया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नाम, वो मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं। और सोचिए कितना जरूरी था कि इस देश में आखिर एक संगठन, क्यों? क्योंकि ये देश सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए होना चाहिए। एक तरफ जहां बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, वहीं आरएसएस इन सारे जो नियम है, कायदे कानून है, उनसे छूट ले लेती है। तो यह सबसे बड़ा सवाल है। सौमित्र रॉय लिखते हैं, सीनियर पत्रकार हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में फर्जीवाड़े की रिपोर्टों के बीच कर्नाटक सरकार ने यकीनन बर्र के छत्ते को छेड़ दिया है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे इसके अगुआ बने हैं। उन्होंने आरएसएस को 1 महीने में अपनी आय का स्रोत और खर्च रकम की जानकारी देने को कहा है। आरएसएस को मोहन भागवत स्वयं सेवकों का संगठन बताते हैं, लेकिन आरएसएस किसी ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट या एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। संघ के लोग आरएसएस की आय सालाना गुरु दक्षिणा पर्व से बताते हैं, यानी दान राशि, यानी राम जन्मभूमि जैसा मामला। लेकिन वह भी तो ट्रस्ट है, कोई पीएम केयर का गुल्लक नहीं। यही आरएसएस सेवा भारती और विद्या भारती जैसे संगठन भी चलाता है जो रजिस्टर्ड है। अब खड़गे ने आरएसएस को नोटिस भेजकर 1 महीने में जवाब मांगा है। इसे कांग्रेस वर्सेस आरएसएस के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे दान लेने वाले संगठन मुस्लिम और चर्च के भी हैं। फर्क इतना है कि वे सभी रजिस्टर्ड हैं। भारत में चाहे ट्रस्ट हो या एनजीओ, अलग कानून नहीं हो सकते। यानी ट्रस्ट यानी भरोसा। राम जन्मभूमि मामले में ट्रस्ट ने भरोसा तोड़ा है। दान देने वाले हर एक की चाहत होती है कि उसका पैसा ईश्वरीय काम में लगे, ना कि किसी को दौलतमंद बनाने में। घर के मंदिर में रखा पैसा भी चोरी करना अपराध है। अपहरण के साथ हमेशा समर्पण जुड़ा है और आस्था ये कहती है कि ईश्वर को समर्पण हुई चीज उन्हीं के लिए है जो धर्म के काम आए। अक्सर ऐसा होता नहीं है। प्रियांक खड़गे ने बहुत हिम्मत का काम किया है। ये लेटर जारी कर कर सवाल पूछे हैं प्रियांक खड़गे ने, जो होम मिनिस्टर है कर्नाटका के। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि अब आरएसएस की मुसीबत जो है वो बढ़ने वाली है, उसको अपना सारा ब्यौरा देना पड़ेगा। और इस देश में आज तक आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि उनको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये देखिए, प्रियांक खड़गे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं सवाल पूछूं और मैं ही जवाब दूं, ये कैसे पॉसिबल है? ये काम आरएसएस को करना चाहिए। बताइए मोहन भागवत जी हर रोज कितनी कमाई है संघ की? प्रियांक खड़गे ने ये सबसे बड़ा सवाल पूछा है। और सोचिए, मतलब आरएसएस आज तक इन सभी चीजों से वो छूट पाता था, लेकिन अब उसको सारा ब्यौरा देना पड़ेगा। और सोचिए, ये देखिए, राजस्थान में
भरतपुर में जूस में मांस के टुकड़े मिले होने के आरोप लगाकर मुस्लिम दुकानदार को बुरी तरह पीटा गया। जमकर नारेबाजी की, सैकड़ों लोगों के साथ हिंदुत्ववादी नेता इकट्ठा हो गए। वीडियो में मुस्लिम दुकानदार चिल्लाते हुए कह रहा है, ये तुम्हारी साजिश है। सोचिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुसलमान आरोपी कह रहा है कि आपने साजिश करके मेरे जूस में मांस मिलाया है और अब मुझे मार रहे हो। सोचिए, ऐसी ही खबर हमने दिखाई थी आपको अहिल्यानगर की, महाराष्ट्र की, जहां पर एक महिला, श्वेता भोसले नाम की महिला जाती है और ब्राह्मण गली में मांस रखकर आ जाती है बुर्का पहनकर। बाद में पता चलता है कि वो श्वेता भोसले है। सोचिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उन पर आरोप मढ़ने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको हिंदू विरोधी दिखाने के लिए कैसे साजिशें रची जाती है। और यही जो है इस राजस्थान के भरतपुर में देखने को मिला है, जहां पर, और देखिए, ये खबर सुनकर आपको शौक लगेगा। मतलब कितनी नीचता की हद है कि एक मुस्लिम औरत जो 70 साल की बुजुर्ग महिला है, उसको उसके साथ रेप करने की कोशिश की जाती है। बाद में उसका सर पत्थर से कुचल दिया जाता है। सोचिए, यह होता है देश की राजधानी दिल्ली में। जो डिसेबल भी थी, दिव्यांग थी वो महिला। सोचिए, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो मुसलमान थी। तो नफरत का नतीजा ये हो चुका है और नफरत की इंतहा यहां तक आ चुकी है। देखिए किस तरीके से दिल्ली शॉकर, ड्रग एडिक्ट अटैक 70 ईयर विजुअली इंपेयर्ड मेंटली चैलेंज मुस्लिम वुमेन अटेम्प्ट रेप। त्रिलोकपुरी का ये है, जिसका नाम है विष्णु, जिसको विक्की भी कहते हैं। 28 साल का ये लड़का कैसे एक महिला को, और वो सीसीटीवी में कैद हो जाती है उसकी सारी हरकतें, उस महिला का सर पत्थर से कुचल दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, हमारे देश के जो अल्पसंख्यक मंत्री है किरण रिजिजू, कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये कहना कि वो भारत में सेफ नहीं है, ये भारत का अपमान है। सोचिए, क्या इनको दिल्ली की 70 साल की बुजुर्ग महिला नहीं दिख रही है? क्या इनको देहरादून में मुस्लिम अपराधी का घर जलाकर फिर बुलडोजर चलाना नहीं दिख रहा है? क्या इनको असद का एनकाउंटर नहीं दिख रहा है? क्या इनको, सोचिए, यूपी में आए दिन मस्जिदें बुलडोज की जा रही है, क्या ये सब नहीं दिख रहा है? जयपुर में 46 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अवैध कब्जा बता दिया गया था। क्या ये हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनको ये सब नहीं दिख रहा है? इनको चिंता है बांग्लादेश में हिंदुओं की, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू क्या कर रहे हैं? वहां पर उन पर अत्याचार होता है तो विरोध जताते हैं, और जिस विरोध के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है। वहां के जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको कहा जाता है कि ये फंडामेंटलिस्ट हैं, वो भी उन विरोध प्रदर्शन करने वालों पर हमला नहीं करते। वहां की पुलिस उन पर गोलियां नहीं चलाती। लेकिन भारत में ये सब होता है, खुले तौर पर होता है, और ये खुले मंचों से किया जाता है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनके द्वारा ये सब किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ खबर आरएसएस से जुड़ी है। खबर जो मैंने आपको बताई, उससे आप समझ सकते हैं कि आरएसएस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रियांक खड़गे ने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है और साफ कहा है कि आपको अपना सारा बही खाता दिखाना पड़ेगा, अब आपको छूट नहीं मिलने वाली है। तो लग रहा है कि जैसे कांग्रेस अपनी गलती सुधार रही है। और सोचिए, प्रियांक खड़गे जो बहुजन समाज से आते हैं, असल में आरएसएस की विचारधारा जो कोई लड़ सकता है तो वो अंबेडकरवादी विचारधारा ही है, जो इस वक्त भारत में उसको टक्कर दे सकती है या उसको हरा सकती है। वरना कोई लेफ्ट, राइट, सेंटर कोई विचारधारा नहीं बची है। सिर्फ अंबेडकरवादी विचारधारा बची है, जो आरएसएस और मनुवादी लोगों से लड़ रही है या उनको हराने की बात कर रही है। सोचिए, एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगा दिया था, लेकिन इसी कांग्रेस ने वो बैन हटा दिया। लेकिन आज आरएसएस ने जिस तरीके से देश पर कब्जा कर लिया है, आप सोचिए, हमारे भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा है अमेरिका द्वारा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और ये आरएसएस की सरकार अपना मुंह तक नहीं खोल रही है। आरएसएस के मोहन भागवत चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान से अगर हमें उसको हराना है तो उससे हमें अपने रिश्ते बनाने पड़ेंगे। सोचिए, यही बात अगर कोई मुसलमान कह देता तो आफत आ जाती। मुसलमान के तो बिना कहे ही आफत आ जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब आरएसएस की लग रहा है कि जैसे उसकी मियाद पूरी हो चुकी है और अब उसके खिलाफ प्रियांक खड़गे ने मोर्चा खोलकर बता दिया है, कोई भी इस देश में संविधान से ऊपर नहीं है, सब संविधान के दायरे में आते हैं और सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।